यूपी में शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन तौर से एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ प्रियंका गांधी ने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन से शिकायत की। इस वक्त में प्रियंका गांधी के साथ राहुल और कई दूसरे सीनियर लीडर मौजूद थे। आपको बता दें कि यूपी में पुलिस कार्रवाई के दौरान 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। जो यूपी में मानव अधिकार का हनन दिन दहाड़े दिन रात हो रहा है, उसके विषय में उसमें वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नाम हैं, पते हैं, जो लोगों ने वहाँ काले कारनामे किए उनके विस्तृत रूप से डिटेल्स हैं। 9 बिंदुओं पे हमने कमीशन को अवगत करवाया है। साथ साथ उन 9 में से हमने 2-3 चीज़ों के विषय में बहुत डिटेल तथ्य दिए हैं। उदाहरण के तौर पे 23 मृत्युएं हुई। 23 मृत्युओं के विषय में एफआईआर होती हैं कई, एक भी एफआईआर पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं हुई है। पुलिस मित्र नाम से जो नया चीज़ शुरू की है, तो वो पुलिस के मित्र वास्तव में हैं जनता विरोधी, जनता के शत्रु बन गए हैं। हमने वीडियो दिखाया जिसमें जाहिर है कि बीजेपी के, आरएसएस के लोगों को रिक्रूट किया गया है पुलिस मित्र के आधार पे। प्रियंका जी ने बताया कि पुलिस मित्र बनने की कंडीशन ही ये थी कि आपका कद लगभग 5 फुट 10 इंच हो और आप आरएसएस के से जुड़े हों, पदाधिकारी हों। एक वीडियो में हमने दिखाया तस्वीर व्यक्ति की जो पुलिस मित्र है, तस्वीर उसके भाजपा पोस्टर पे पदाधिकारी के रूप में, किस प्रकार से वो गाड़ी से उतर रहा है, उसको और उसके साथियों को डंडा दिया जा रहा है और किस प्रकार से 144 के बावजूद वो उस डंडे का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीए के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद और अमवात पर समाअत हुई। इस मामले में रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामे पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट तलब की। साथ ही हुकूमत से एहतजाज के दौरान मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी। अदालत ने हुकूमत से जख्मियों की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी। इसके अलावा अदालत ने पूछा कि इस मामले में कितने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपकी कोर्ट में सुनवाई हुई थी आज और इसमें जो सरकार की तरफ से अपीयर होते हैं उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए आज कोर्ट द्वारा। पहली जो बार बार सवाल पूछा गया कि आपने क्या किसी भी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ या डीएम के ख़िलाफ़ या मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ या एसडीएम के ख़िलाफ़ कोई भी एफआईआर की है, और दूसरा ये कि कितनी कंप्लेंट्स आपकी हुई। तो वो इस बात को सरकार नहीं बता पा रही थी। कोर्ट ने बहुत ही सख्त ऑर्डर पास किए हैं आज कि ये सारी रिपोर्ट्स डिटेल में दें उन्हें, और जो टिप्पणियां की हैं अदालत ने आज वो बहुत ही ज़्यादा समझा जाए तो संविधान को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं वो। और ये कहा गया है कि पूरी दुनिया देख रही है और हर रिपोर्ट में आज हमारा देश जो है 10 सूचकांक गिर भी गया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, और उसमें बार बार यूपी स्टेट का नाम आ रहा है। कोर्ट ने जो लखनऊ से जो कंबल छीने गए थे और उसके बारे में भी टिप्पणी की है कि हाँ, खाने पीने का जो सामान भी छीना गया था पुलिस द्वारा, उसके बारे में भी टिप्पणी की थी कि ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक नहीं है और ये सब चीज़ें न्यायोचित नहीं है, किसी भी प्रकार से इनको न्याय स्वरूप नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद के रोशन बाग के एहतजाजी धरने पर मकामी पुलिस ने अपना दबाव सख्त कर दिया है। पुलिस ने रोशन बाग के मंसूर पार्क के इर्द गिर्द अपना घेरा और भी तंग कर दिया है। मंसूर पार्क में गुज़िश्ता 16 दिनों से शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ हजारों खवातीन एहतजाज कर रही हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से दबाव बनाए जाने के बावजूद एहतजाजी खवातीन ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ इलाहाबाद रोशन बाग में गुज़िश्ता 16 दिनों से खवातीन का धरना जारी है, बल्कि धरने में शामिल होने वाली खवातीन की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। एहतजाज की शिद्दत कम करने और मरहलावार धरना खत्म कराने की पुलिस की कोशिशें कई बार नाकाम हो चुकी हैं। मकामी पुलिस मंसूर पार्क का घेरा तंग करती जा रही है। धरने की जगह पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन एहतजाजी धरने पर बैठे अफराद किसी भी सूरत यहां से हटने को तैयार नहीं हैं।
और प्रेशर होना लाजमी है। पहले दिन भी बहुत प्रेशर था, दूसरे दिन भी प्रेशर था और लगातार प्रेशर है। बस वो कभी कभी जो डर दिखाने का काम प्रशासन करता है वही आज भी कर रहा है। जिस तरह से चारों तरफ से पार्क को प्रशासन ने घेर रखा है, जो इनकी मंशा है वो मंशा यहाँ सक्सेस नहीं होगी, वो मंशा यहाँ सफल नहीं होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक तरह से प्रदर्शन चल रहा है। थोड़ा ये लगता है कि माने लोग हैं, आम लोग हैं और ये पुलिस को देख के एक डर सा महसूस करते हैं। हम लोग तो छात्र राजनीति में रहे हैं तो बहुत खौफ हमारी जहन में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन के ऊपर एक अजीब तरह का प्रेशर बढ़ता है और अगर प्रशासन इस तरह की कोई उकसावामूलक कार्रवाई करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन है और महिलाएं ही ज़्यादा मात्रा में हैं, लिहाजा अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर जैसा महसूस होगा तो जाहिर तौर पर नुकसान करेगा। धरने पर बैठी खवातीन पूरी शिद्दत के साथ शहरियत कानून और NRC के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। एहतजाज का दायरा और फैलता जा रहा है। मंसूर पार्क के आसपास इलाकों से खवातीन के छोटे छोटे जुलूस भी धरने में शामिल होते जा रहे हैं। धरने के इंतजामात में शामिल अफराद का इल्जाम है कि रोशन बाग में पुलिस फोर्स तैनात करके औरतों और बच्चों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लगता है कि पुलिस के ऊपर ऊपरी दबाव बहुत ज़्यादा है, वो बीच बीच में जो है उनको अपनी फोर्स बढ़ानी पड़ती है, जिससे पब्लिक में एक जो है शक सुबह का लहर दौड़ जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। हमारी मांग ये है कि प्रशासन अपना जो है अगर शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चलने देगा तो इलाहाबाद बहुत शांत रहेगा और प्रदर्शन भी चलता रहेगा, इसलिए कि प्रदर्शन को किसी तरह से रोकने के मूड में जनता नहीं है। 29 जनवरी को CM आदित्यनाथ का इलाहाबाद दौरा मुतवक्के है। ऐसे में मकामी इंतजामिया की कोशिश है कि 29 जनवरी से पहले धरने को खत्म करा दिया जाए। इसके लिए धरने में शामिल बाज अफराद से पसे पर्दा बात भी कर रही है ताकि इस एहतजाजी धरने को पुरअमन तरीके से खत्म कराया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। शहरियत कानून और NRC के खिलाफ लखनऊ में खवातीन का मुजाहरा जारी है। 10 दिन गुजर चुके हैं। इस मुजाहरे के लिए मौसम और हुकूमत दोनों ही साजगार नहीं, लेकिन खवातीन बेदार और पुरअज़्म जरूर हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों से एहतजाज बढ़ता जा रहा है, आवाज़ें शदीद होती जा रही हैं, लेकिन ये भी एहसास हो रहा है कि हुकूमत बिल्कुल खामोश थी और ख़ामोश है। या तो ये आवाज़ें उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं या इन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। पहले हम दिखाएंगे आपको कुछ मनाजिर और फिर बात करेंगे यहाँ कुछ ख़वातीन से भी जो बताएंगी यहाँ का मौजूदा मंजरनामा। यहाँ की आवाम जाग चुकी है। ज़्यादातर औरतें, जो हमारी महिलाएं, जो हमारी ये औरतें माएँ बहनें घरों में रहती थी, आज वो निकल पड़ी हैं अपने हक़ को लेने के लिए। और ये जब औरतें निकलती हैं ना तो वो अपना काम मकसद पूरा करके ही जाती हैं। इनका एक जिसको एक चीज़ कह लीजिए कि इनको कुछ भी दो वो दुगुना करके देती है। इनको अगर अनाज दो खाना बना देती, मकान दो तो घर बना देती हैं। तो इसलिए ये निकली हैं, अपना हक़ तो ये लेके जाएं। मकान दो तो घर बना देती हैं, बहुत अहम बात कही है इन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगी और किस अंदाज से अब ये मुजाहरा आगे जा रहा है? आप भी देख रहे हैं कि इसमें तादाद बढ़ती जा रही है, ख़वातीन पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं, लखनऊ की एक नई शनाख्त कायम हो रही है, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सबकी स्पिरिट एकदम, चाहे ठंड हो चाहे अब तो धूप भी महसूस होने लगी है थोड़ी, फिर भी सब लोग बहुत अच्छी स्पिरिट से यहाँ आ रहे हैं। उनको पता है कि वो यहाँ अपने हक़ के लिए आ रहे हैं तो अपना हक़ तो लेके जाएंगे। वो वतन की मोहब्बत इनके अंदर नज़र आ रही है, जो पूरी रात यहाँ महिलाएं जागी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की मुखालफत इस हद तक पहुंच गई है कि आज इंजीनियरिंग के तलबा ने इम्तहानात के बायकॉट का ऐलान कर दिया। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में आज एमटेक, बीटेक और बीई के तलबा का इम्तहान था, लेकिन तलबा सुबह से ही मुतहिद नजर आए और जबरदस्त हंगामे के दरमियान इम्तहान न देने का फैसला किया। तलबा का वाज़ेह तौर पर कहना है कि उनके मुतालबात जायज़ हैं, जब तक उन्हें नहीं माना जाता वो तालीमी सरगर्मियां बहाल नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी 600 तलबा के आज इम्तहान न देने की बात तस्लीम की है और कहा आज होने वाले इम्तहान को मुलतवी कर दिया गया है।
लोग हर बार लेते चले आए कि जब तक वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब रिज़ाइन नहीं देंगे तब तक हम लोग एग्ज़ाम और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, क्लासेस हैं, वो सब बॉयकॉट रखेंगे। हमारी डिमांड बस यही है। आज हम लोगों का बीटेक, बीई और एमटेक का एग्ज़ाम था और क्योंकि हमारी डिमांड यही है कि हम वीसी साहब का रेजिग्नेशन चाहते हैं, तो जब तक हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा तब तक हम एग्ज़ाम हमारे चाहे कितने ही लेट हो जाए हम बॉयकॉट रखेंगे। मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी का तालिबे इल्म हूँ। हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए सुबह और आज से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट था। हमने इसका फुली बाइकआउट किया। बाइकआउट इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे वालिद साहब जो अपने आप को हमारा वालिद मानते हैं, हमें अपना बच्चा कह रहे हैं, वाइस चांसलर, उन्होंने जो 15 तारीख को हमारे साथ जो करवाया है उस चीज़ की वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। एक तो उन्होंने पुलिस फोर्स को अंदर करवाया, फिर उसके बाद हमारे भाइयों पे जो फॉल्स चार्जेस लगाए, और कल वाली घटना से आप सब वाकिफ़ होंगे। कल जो क्या हुआ, डिमांड हमारी ये है कि जितने भी फॉल्स चार्जेस है वो रिवोक किए जाए और जल्द से जल्द जो भी हमारे भाई डिटेन किए गए हैं उन्हें छोड़ा जाए और वाइस चांसलर आप रिज़ाइन करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज़ वीसी के खिलाफ नारे लगाने के इल्ज़ाम में जेल भेजे गए तालिबे इल्म को आज जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुतल्लिका तालिबे इल्म की रिहाई के लिए कल तलबा ने 6 घंटे रोड जाम रखा था, जिसके बाद आज 2 असातिज़ा ने उसकी जमानत ली है। उसने प्रोफेसर इमरान नसीम और मैं मोहिबुल हक, हम दोनों ने ज़मानत ली उस बच्चे की, और अब वो 151 की दफ़ा थी तो उसमें फ़ौरन ज़मानत भी हो गई। देखिए, एमयू का एक व्यक्ति अहमद मुस्तफ़ा फ़रज, उसको 151 में कल दाखिल किया गया था। कल उसकी ज़मानत नहीं थी तो उसको जेल भेज दिया गया। आज सुबह एमयू के 2 प्रोफेसर ने अपनी ज़मानत आकर के दी, तो नियमतः चूँकि ज़मानत प्रस्तुत हो गया तो उनको हमने जो है अब मुक्त कर दिया है। किस इल्ज़ाम में वो आया था? शांति भंग में। संभवतः कल वहाँ ये गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान इन्होंने कुछ शांति भंग करने का प्रयास किया था, जिसमें प्रोक्टोरियल टीम ने तहरीर देकर के उनको बंद किया था। दफा 144 के निफाज को लेकर सरकार और पुलिस इंतजामिया के दोहरे रवैये के खिलाफ अब मुखालिफ सियासी जमातें सड़कों पर उतरकर एहतजाज को मजबूर है। दफा 144 के निफाज के खिलाफ आज मेरठ में आरएलडी, समाजवादी और कांग्रेस ने मुश्तरका 1 रोज़ा एहतजाजी मुजाहिरे का इनेकाद किया। इस मौके पर शाहीन बाग जैसे एहतजाजी मुजाहिरों की तर्ज पर एहतजाज करने का इरादा भी जाहिर किया गया। दफ़ा 144 के खिलाफ आज कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 1 रोज़ा मुश्तरका धरने का ऐलान किया था और आज इसका इनेकाद किया है। यहाँ कमिश्नरी पार्क में मेरठ के ये तीनों पार्टी के कारकुनान जो हैं और लीडरान, जो मकामी लीडरान हैं, वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। क्या एहतजाज है और किस तरह से अपने मुतालबात को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं? प्रोटेस्ट धारा 144 के विरुद्ध में है। धारा 144 लगाकर विपक्षियों का दमन किया जा रहा है, और जब से देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, उन्होंने लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर किया है और विपक्षियों का बिल्कुल दमन किया जा रहा है। और जो इनकी पार्टी के लोग हैं उन्हें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहीं रैली निकालें, कहीं प्रदर्शन करें, लेकिन विपक्षी पार्टी के खिलाफ मुकदमे कायम कर रहे हैं, उन्हें जेलों में डाल रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ यहाँ एहतजाज करने के लिए इकट्ठा हुए। और मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है। कल वहाँ देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया एक पब्लिक मीटिंग में, अमित शाह साहब ने, कि बटन इतनी ज़ोर से दबाइए कि देश में दोबारा शाहीन बाग न बन। ये इस मुल्क की ट्रेजेडी है कि इस मुल्क का होम मिनिस्टर स्पेसिफिकली, बस उन्होंने नाम लेना कसर रह गई थी। मेरे ख्याल से वो तो इस मुल्क में प्रोटेस्ट की पॉलिसी खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हम बैठे हैं। जो भी सांप्रदायिक ताकतों का, देश विरोधी ताकतों का विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। वहां पर इनके विरोध के लिए हम सबके साथ सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे, लाठी डंडे गोली खाएंगे और निरंतर हम संघर्ष करते जाएंगे। जो आज आम जनता के असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार काम कर रही है। आज देश के जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं, जो किसानों के हालात हैं, चाहे रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है, चाहे छात्रों के साथ जो हो रहा है, तो इन सब मुद्दों पे लोग आवाज़ न उठाएं, इसलिए धारा 144 लगाई। 144 का दुरुपयोग करके जो किसान की आवाज़ को दबाने का जो हथियार प्रशासन है ये इसको इस्तेमाल कर रही है। हम उसके विरोध में आज बैठे हैं और हम ये पूछना चाहते हैं कि 144 का आप क्यों दुरुपयोग कर रहे हो, क्यों ये आपने इसको लगा रखा है, उसका कोई तो कारण आप हमें बता दें। हमारी पार्टियां संविधान के साथ खड़ी हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं, और जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा, हम सारे लोग इकट्ठा मिलकर
उसका डटकर मुकाबला करेंगे। और जो ये धरने प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। यही देखा जाता है कि अलग अलग पार्टीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर आज विपक्ष भी एक साथ है और इस कमिश्नरी चौराहे पर धरने पर मौजूद है। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मेरठ में एक मुशायरे का इनकाद किया गया। हुब्बुल वतनी और हिंदुस्तानी तहजीब के रंगों को अपने कलाम के जरिए पेश करते हुए शोरा कराम ने सामईन को महसूस किया। वहीं नौजवान शोरा ने मौजूदा हालात के पस मंजर में कलाम पेश करते हुए एक पैगाम देने की भी कोशिश की। उर्दू के नाम पर बिहार हुकूमत सबसे ज्यादा रकम उर्दू डायरेक्टोरेट पर खर्च करती है, लेकिन मुलाजमीन की कमी के सबब डायरेक्टोरेट उर्दू के कामों को पूरी तरह से जमीन पर लागू करने से कासिर है। उधर 2 साल पहले 1765 उर्दू मुलाजमीन को बहाल करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब तक बहाली का मरहला पूरा नहीं हुआ है। डायरेक्टोरेट के मुताबिक मजीद 900 ओहदे खाली हैं, जिस पर बहाली की मंजूरी हुकूमत से लेने की तैयारी की जा रही है। पेश पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। बिहार की दूसरी सरकारी जबान उर्दू को जमीनी सतह पर नाफिज कराने की जिम्मेदारी उर्दू डायरेक्टोरेट की है, लेकिन मुलाजमीन की कमी के सबब उर्दू के ताल्लुक से डायरेक्टोरेट अपना निशाना पूरा करने से कासिर रहा है। 17 अप्रैल 2018 को हुकूमत ने उर्दू के सिलसिले में एक बड़ा फैसला किया था। 20 साल बाद उर्दू डायरेक्टोरेट में उर्दू मुलाजमीन को बहाल करने का ऐलान किया गया था। 1500 ओहदों के लिए फॉर्म मांगा गया। उम्मीद है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मार्च के महीने में उर्दू मुलाजमीन की तकरीरी का इम्तिहान मुनक्किद करेगा। डायरेक्टोरेट इसके अलावा 900 खाली पड़े ओहदों पर बहाली का रास्ता हमवार कराने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि उर्दू मुलाजमीन की बहाली में हो रही ताखीर पर मुहिब्बान उर्दू ने बेहद अफसोस का इजहार किया। ये सब प्रोसेस में वक्त लगता है और ये एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद फिर फौरन हम लोग इस 900 पोस्ट के लिए वैकेंसी भेजेंगे और उर्दू वालों के लिए एक रोजगार का मौका अच्छा है। और बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, तकरीबन 20 साल के बाद ये वैकेंसी 1509 पोस्ट की वैकेंसी आई है और उसके बाद बहाली का सिलसिला शुरू होने वाला है। और 20 साल 25 साल के बाद बहाली का अमल शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा तादाद में लोग रिटायर कर रहे हैं, तो वो 900 वैकेंसी की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी बहालियां हैं, जितनी जगह जो मंजूर शुदा जगह हैं वो खाली हैं, उन पे तकर्रुरी का अमल जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। और अभी सुनने में आ रहा है कि मार्च में इसका अमल शुरू होगा, तो ये तो बहुत ही ताखीर की बात है। हम चाहेंगे कि अगर मार्च में शुरू हो रहा है तो ये 900 जगहें जो और खाली हुई हैं इनको भी उसमें शामिल करके एक साथ ही मार्च में किया जाए। वाज़ेह है कि बिहार का ये इंतखाबी साल है। मुहिब्बान उर्दू के मुताबिक मार्च के महीने में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इम्तिहान मुनक्किद करता भी है, तो इसके रिजल्ट और बहाली का मरहला पूरा करने में काफी वक्त लग जाएगा। वहीं जो दूसरे 900 ओहदे खाली हैं, इस सिलसिले में हुकूमत का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मुस्लिम तंजीमों ने इसके मुतालिक भी जल्द पहल करने की हुकूमत से मांग की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। एक तरफ पुलिस शर्जील इमाम की गिरफ्तारी की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा शर्जील की हिमायत कर रहे हैं। जामिया के तलबा ने बड़ी तादाद में एक जुलूस की शक्ल में कैंपस से बाहर आकर शर्जील की हिमायत में नारे लगाए। तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड थाम रखे थे। तलबा का कहना था कि शर्जील के बयान को सही तनाजुर में पेश नहीं किया जा रहा है और ये अक़लियत की आवाज को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। शर्जील के एक बयान ने पूरे देश में सियासी भूचाल ला रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील के परिवार के लोग, चाचा हैं और उनकी अम्मी हैं। हम बात करते हैं, पहले अरशद इमाम साहब हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अरशद जी, जिस तरह से जो बयानात आए सामने, जो बातें आई हैं,
आपको क्या लगता है इस बयान को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हमारा भतीजा जो शरील इमाम है, मैं उसके चचा हूं, और मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि वो सबसे पहले जो अपना शाहीन बाग में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, तो उसने सारे लोगों को ये ज़रूर अपील की थी कि जो एनआरसी और सीए और एनआरपी आया है उसको हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और भारत के नागरिक होने के नाते मैं भारत के संविधान का खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं, और मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वेलकम करता हूं। लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं, मुझे यह अधिकार है, भारतवासी होने के नाते मुझे अपने न्यायालय पर पूरा विश्वास है, और मैं अपने न्यायालय का स्वागत करता हूं। और हर भारत के वासी को अधिकार है कि अपना पक्ष वो अपना रख सकता है। उसने अपना प्रपोजल प्रोटेस्ट के द्वारा किया था, और सभी लोगों को यह कहा था कि शांतिपूर्वक करना है, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है। मगरबी बंगाल असेंबली में भी सीएए के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। करारदाद को बायबाजू और कांग्रेस की हिमायत हासिल रही। इस सिलसिले में हमारी नुमाइंदा शबाना मजीद तफसील बता रही हैं। बंगाल असेंबली में जैसे पहले से ही तय था कि ममता बनर्जी आज रेजोल्यूशन लेकर आने वाली थी और वो पास हुआ। लेफ्ट और कांग्रेस ने उसकी हिमायत की, लेकिन जिस तरह से हाउस में आप देखें कि अपोजिशन की बहुत सारी नाराजगियां थी कि बगैर किसी अपोजिशन मीटिंग के ममता बनर्जी ने इस करारदाद को जो है वो असेंबली में लेकर आई। किसी को भी कुछ पता नहीं था। 8 पॉइंट्स पर मुश्तमिल कुछ सिफारिशात थी जो लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से दी गई थी कि उस करारदाद में उसे शामिल किया जाए, जिसे सिरे से ही खारिज कर दिया गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर तमाम तर नाराजगी के बावजूद अपोजिशन, लेफ्ट और कांग्रेस ने इसकी हिमायत की है, जबकि बीजेपी ने इसकी मुखालफत की है और साफ तौर पे कहा है, बीजेपी के एमएलए की तरफ से हाउस में कहा गया कि ये कानून पार्लियामेंट में बना है और इसकी इस तरह के करारदाद की, इस रेजोल्यूशन की वैल्यू जो है वो नहीं रह जाती, और ये कानून जो है सीए का जो कानून है वो मुल्क भर में लागू होगा और हर स्टेट को इसको जो है वो लागू करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप देखें कि एनपीआर को लेकर, हालांकि उस रेजोल्यूशन में सीए को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो एनपीआर जो है वो बंगाल में लागू नहीं करेंगी। लेकिन कुछ तंजीमों ने ये मुतालबा किया है कि एनपीआर के ताल्लुक से भी ममता बनर्जी को रेजोल्यूशन पास करना होगा। खासकर जमात इस्लामी ने आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है कि एनपीआर को लेकर रेजोल्यूशन पास करना होगा।